हेलो दोस्तों, ये है पार्ट 2 जनरल का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले वाला पार्ट अगर हमने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। इसमें हमने पहले पार्ट में हमने फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने समझा भी था कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते कैसे, जनरल एंट्री पास कैसे करते। तो आज हम बाकी ट्रांजेक्शन सारी करेंगे। बहुत ही आसान है। देखो, अगर हमने पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि पहली वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अप्रैल 5 को करेंगे, जो हमारी 4th ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 5। तो गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो गुड्स बेचा गया क्रेडिट में नरेश को और 9,000 में बेचा गया। बड़ा सिंपल है। देखो, हमने यहाँ तक कर लिया था पहले, ठीक है। यहाँ तक हमने एंट्री कर ली थी। अब देखो, अप्रैल 5 को करेंगे, यहाँ पर लिखेगा अप्रैल 5। तो नरेश को बेचा। अब देखो, नरेश को बेचा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी आता है उसे डेबिट करते हैं। अब यहाँ पर उधार में बेचा है तो उस बंदे का नाम आएगा नरेश, डेबिट होगा 9,000 से, ठीक है। उस बंदे का नाम आएगा क्योंकि ये डेटर बन गया, इससे पैसा लेना है। अगर पैसा मिल जाता तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करता। अब टू सामान बेचते हैं तो क्या करते हैं, टू सेल्स अकाउंट 9,000 से। जैसे हमने समझा था कि गुड्स अकाउंट नहीं खोलते जब सामान, ये हमने यहाँ भी समझा था कि गुड्स अकाउंट क्यों नहीं खोलते, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस आ जाता है गुड्स में, क्योंकि हम सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं। तो इस केस में जब खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट खोलेंगे, बेचते हुए सेल्स अकाउंट खोलेंगे। तो हमने दोनों का अलग अलग अकाउंट खोल दिया, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पर हो गई है, नरेशन यहाँ लिखेंगे, फिर बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट लिख सकते हो। नहीं भी लिखा ऑन क्रेडिट वर्ड, तब भी जब भी नाम लिखा आता है, अगर किसी बंदे का नाम लिखा आ गया तो वो क्रेडिट में ही माना जाएगा सेल। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, अप्रैल 7 को गुड्स रिटर्न टू पंकज। अब देखो, गुड्स मैंने पंकज से पहले खरीदे थे अप्रैल 3 को। अब पंकज को रिटर्न कर दिए मैंने 12,000 के। अब देखो, रिटर्न कर दिए तो पंकज को रिटर्न, पंकज से देखो सामान खरीदा था, पंकज को रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो यहाँ लिखूँगा अप्रैल 7 को एंट्री हो रही है। अब देखिए, पंकज को जब रिटर्न कर दिया तो पंकज से 12,000 रुपये अब नहीं लेने। मैंने पंकज से 18,000 रुपये का सामान खरीदा था, तो मैंने पंकज का अकाउंट क्रेडिट कर दिया था 18,000 से। बट अब पंकज से वो 18,000 में से 12,000 रुपये नहीं देने मैंने उसको, क्योंकि मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ सामान। तो मैं पंकज का 12,000 रुपये का अकाउंट कम कर दूंगा। जब आपका अकाउंट कम करना है तो कैसे करूँगा, क्रेडिट अकाउंट था तो क्रेडिट था ना, उसे डेबिट कर दूंगा, जिससे ये 18,000 में से 12,000 में से माइनस हो जाए। क्योंकि 18,000 रुपये मुझे पूरे नहीं देने, इसमें मुझे 12,000 रुपये कम करने हैं। तो कम करने के लिए क्या करूँगा, क्रेडिट है तो क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। पंकज को डेबिट कर दूंगा 12,000 से, जब भी आपका अकाउंट कम करना है उसका, ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, अब देखो, मैंने गुड्स रिटर्न करे तो मेरे हाथ से गुड्स गए। अब देखो, गुड्स आए थे तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट करा था, जाएंगे तो ये वाला 18,000 में से 12,000 रुपये का सामान कम हो गया है ना, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, बट हम करेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, जनरली हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बेसिकली हर एक का अकाउंट अलग अलग खोलना चाहते हैं, जिससे मुझे सिर्फ उस अकाउंट में सिर्फ उसी की ट्रांजेक्शन दिखे। अगर मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा ना, तो प्रॉब्लम पता क्या हो जाएगी, मुझे ये समझ नहीं आएगा कि मुझे परचेज अकाउंट के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि रिटर्न वाली एंट्री कौन सी है। मतलब परचेज अकाउंट में रिटर्न वाली एंट्री मिक्स हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, रिटर्न वाली जितने भी ट्रांजेक्शन है, परचेज रिटर्न, तो परचेज अकाउंट नाम नहीं लिखेंगे, हम एक अलग से अकाउंट बना लेंगे जिसका नाम होगा परचेज रिटर्न अकाउंट। बाद में जाके परचेज रिटर्न अकाउंट परचेज अकाउंट से माइनस कर देंगे, लेकिन अभी टेम्परेरी बेसिस पे हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। तो 12,000 से परचेज रिटर्न, ताकि मैं परचेज रिटर्न वाली सारी एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट से देख सकूँ। तो ऐसा करते हैं। तो यहाँ लिखिए बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी, देखो क्या लिखी हुई है, अप्रैल 9 को। अब गुड्स रिटर्न बाय नरेश लिखा हुआ है। अब नरेश ने रिटर्न कर दिया, तो जैसे कि हमने देखा है कि भाई ऊपर देखो, पहले नरेश से सामान खरीदा होगा। देखो, नरेश से सामान मैंने खरीदा था, मैंने बेचा था। अब नरेश ने मुझे वापसी कर दी है। अब आपने जैसे समझाया था, मैंने क्या बताया था कि क्रेडिट था तो मैंने डेबिट कर दिया था। अब नरेश से 9,000 रुपये लेने थे, बट उसने 1,400 का सामान वापसी कर दिया है, तो अब 1,400 नहीं ले लेना उससे,
तो क्रेडिट है ना इसका अकाउंट, तो डेबिट कर दो, सॉरी डेबिट है ना इसका अकाउंट, क्रेडिट कर दो। तो लिखूँगा टू नरेश, मुझे अब 1400 रुपये नरेश से नहीं लेने। और डेबिट साइड में आपको पता है कि सेल्स अकाउंट लिखना चाहिए कि ये जो सामान है जो मैंने बेचा था, अब वो सेल्स नहीं रहा, 1400 रुपये का सामान वापसी आ गया, तो कायदे में सेल्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। बट हम करेंगे क्या, ताकि मुझे रिटर्न वाली एंट्री अलग से दिखे, जैसे मैंने परचेज रिटर्न के साथ करा, ऐसे ही मैं यहाँ पर सेल्स अकाउंट नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, सेल्स रिटर्न। हालांकि ये बाद में जाके सेल्स अकाउंट से माइनस होगा, लेकिन हम अलग से दिखाने के लिए मुझे रिटर्न अलग से दिखानी है, तो इसे रिटर्न अकाउंट खोल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। क्लियर, ऐसे करते हैं, समझ आ रही बात, बड़े सिंपल होती है एंट्री। उसके बाद देखिए अप्रैल 10 को कैश पे टू अजय 6000 रुपये। अब देखो बड़ा से बहुत ही बढ़िया एंट्री है, कुछ नहीं करना, अप्रैल 10 को करेगी अब एंट्री। अब देखो अजय को कैश पे किया, अजय कौन है, अजय पता नहीं कौन है, पीछे हमने कोई अजय से देखो कोई भी एंट्री नहीं करी हुई, मुझे नहीं पता अजय कौन है, हमें क्या मतलब, जो भी होगा अजय बेसिकली कोई क्रेडिटर ही होगा, अजय को मैंने पैसे देने होंगे, अजय से कोई सामान खरीदा होगा, हालांकि यहाँ पर कोई नहीं खरीदा, पहले कभी खरीदा होगा अजय से, और अब मैं उसको पैसा दे रहा हूँ। तो देखो जब भी किसी को पैसा देते हैं तो उसका अकाउंट जो खुला होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसका मतलब अजय को मैंने क्रेडिट करा होगा, क्योंकि जब किसी को पैसे देने होते हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो जब उसको दे दिए तो उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो अजय डेबिट 6000 को दिए मैंने, और मेरे हाथ से गया कैश, तो जो जाता है उसे करते हैं क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, पैसा दिया मैंने, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू अजय। समझ आ गई बात। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन ना यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया है कि अटक गया है, आगे अगले पेज में शिफ्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर टोटल कर देना होता है, टोटल करके CF लिख देना होता है। CF का मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड। जब आपको कोई अगले पेज पे कोई बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो हमें कैरी फॉरवर्ड लिखना होता है। तो आपको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है, एक ही टोटल करना है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर आती है, तो आपको एक टोटल करना है और यहाँ लिख देना है। देखो क्या लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1,71,1400 रुपये, बेसिकली ये आपका आएगा। अब इसको हम अगले पेज पे ट्रांसफ़र करेंगे, देखो क्या लिखेंगे फिर, तो वही जो टोटल हमने CF लिखा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अब यहाँ पर इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल BF ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि पीछे से कोई बैलेंस आगे आया है, तो वो 1,71,1400 वाला हम यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस। फिर हम अगला यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो अगली ट्रांजेक्शन है। तो देखो अगली ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है, अब देखो वो कह रहा है कि अप्रैल 12 को कमीशन रिसीव हुई है, कमीशन रिसीव हुई है 2700 से, तो करते हैं इसकी एंट्री। तो अप्रैल 12 को करेंगे, कमीशन रिसीव हुई है। देखो जब भी इनकम रिसीव होती है तो क्रेडिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग की वीडियो आप देखिए पहले जाके। इनकम जब भी आती है तो उससे कैपिटल बढ़ती है, वो अकाउंटिंग की आप वीडियो देखिए, पूरी वीडियो बन रखी है, 10 वीडियो, एक प्लेलिस्ट बन रखी है मेरी पूरी इसकी। तो इनकम आती है तो कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल नुकसान है, और क्रेडिट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कर्जा होता है, कर्जा जब पे करना होता है, और हमारा क्रेडिट होता है। तो इसलिए टू, अब देखो यहाँ पर कमीशन रिसीव हुए तो यहाँ लिखो कमीशन रिसीव्ड, इनकम है ना, इसलिए ये अब पहले वो वीडियो जाके जरूर देखिए, अकाउंटिंग की सारी वीडियो बन रखी है, पूरी प्लेलिस्ट है, 2700 से लिख दिया। और पैसा आया मेरे पास कमीशन का, पैसा आया ना, तभी तो कमीशन रिसीव हुई है, पैसे में ही होगी, तो 2700 रुपये पैसा कैश अकाउंट बढ़ गया, डेबिट हो गया। नरेशन क्या आएगी, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, सिंपल, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ऐसे करते हैं एंट्री, सिंपल होती है बिल्कुल। समझ आ गई बात। देखो अगली एंट्री देखो, फर्नीचर परचेज़ किया है अप्रैल 15 को, फर्नीचर 7000 से परचेज़ किया है। अब ये भी बड़ा सिंपल है, आप समझ रहे होगे। पहले तो मैंने क्या बताया, जब भी आता है कोई बिजनेस में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या आया, फर्नीचर, एसेट आया ना, एसेट फ़ायदा होता है, ये भी आप समझ सकते हो, फ़ायदा हो गया बिजनेस को तो डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पैसा आया, फर्नीचर पैसा आया बिजनेस पे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7000 से। समझ आ गई बात। जब भी कोई आएगा बिजनेस में डेबिट करेंगे। अब फ्री में थोड़ी आया होगा, पैसा दिया होगा मैंने, तो कैश कर कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट। समझ के बात, ऐसा करते हैं। तो पैसा गया तो यहाँ लिखेंगे बीइंग
फर्नीचर परचेस्ड, सिंपल। ठीक है, ऐसा करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड टू अमित 5,000 से, 5,000 को रेंट पे किया। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, अप्रैल 16 को। अब देखो रेंट पे करा है तो रेंट खर्चा होता है, और खर्चा मैंने बताया आपको डेबिट करते हैं, अकाउंटिंग के वीडियो में जाके देखिए। देखो खर्चे से कैपिटल कम होती है, तो इसलिए फ़ायदा हो गया। कैपिटल कर्जा होता है, कर्जा कम तो बस फ़ायदा, फ़ायदा क्या करते हैं, डेबिट, तो इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट। अब फ़ायदा हो गया, आप कहोगे कैपिटल अकाउंट लिखना चाहिए, अरे नहीं, खर्चे का नाम लिखेंगे, खर्चे का, यानी कि फ़ायदा किस वजह से हुआ वो नाम तो दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपने पीछे देखा कि रिटर्न का हुआ तो रिटर्न अकाउंट बना दिया मैंने, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज हो तो परचेज रिटर्न अकाउंट, ताकि मुझे वो अलग से दिखे ना, कि मुझे अगर देखना है कि मैंने रेंट कितना कितना पे किया पूरे साल में, तो मैं रेंट अकाउंट खोलूँगा सीधा जाके, और मुझे समझ में आ जाएगा। इसलिए खर्चे का नाम दिखाना जरूरी है। ये हालांकि कैपिटल को ही कम करता है, इससे कैपिटल ही कम होगी आगे जाके, बट नाम दिखाना जरूरी है। ऐसे ही कमीशन रिसीव से कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन पहले नाम दिखाना जरूरी है, नाम से अकाउंट खुलेगा। तो रेंट पे किया, तो रेंट पे किया 5,000 रुपये का लिख देंगे। अब टू अमित ना लिख देना, रेंट मैंने अमित को भले ही पे करा हो, लेकिन अमित नाम नहीं आएगा। ये गलती कर देते लोग, जो रूल रट्टा लगाते हैं, जो रट्टा लगाएगा वो गलती कर देगा। यहाँ पर अमित का नाम क्यों आएगा भाई, अमित का अगर आपने नाम लिख दिया तो गलती क्या हो जाएगी कि अमित को भैया पैसे देने थोड़ी है रेंट के, अमित को मैंने पैसे दे दिए। अमित का नाम तब आता है जब मैंने कोई उधार में जैसे कुछ खरीदा हो, जैसे मैंने उधार में सामान खरीदा तो बंदे का नाम लिख देते हैं कि जब उसको फ्यूचर में पैसे देने होते हैं। क्या अमित को मुझे फ्यूचर में पैसे देने हैं रेंट के? नहीं, अमित को मैंने रेंट का पैसा दे दिया तो मेरे हाथ से कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, सिंपल। ये समझना होता है। किसी का नाम नहीं आएगा जब भी खर्चा पे करते हैं, किसी बंदे का नाम नहीं आएगा। हमारे खर्चा पे करेंगे तो पैसा जाएगा मेरे हाथ से, बंदे का नाम नहीं आने का, ये ध्यान रख लेना। बंदे का नाम तब आता है जब सामान उधार में खरीदा हो, समझ गए? तो इसलिए बीइंग रेंट पेड टू अमित, ये गलती कर देते हैं बहुत सारे लोग जो रूल रट्टा लगाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो कभी आपको कभी गलती नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि देखना होता है कि क्या गया क्या आया। बंदे का नाम क्यों लिखूंगा, बंदे का नाम लिख सकता है, आपको पता है, क्योंकि बंदे का नाम क्यों लिखो भाई, उसको पैसा देना थोड़ी फ्यूचर में, तो इसलिए आप रट्टा नहीं लगा रहे बिल्कुल भी, तो आप गलती नहीं कर सकते कभी भी। देखो अगली एंट्री क्या कह रहा है, अगली एंट्री सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। देखो साथ में लिख दो ना, कैश में सामान बेचा 6,000 रुपये का। देखो खाली अगर नाम लिखा आ गया ना, सोल्ड गुड्स टू सुमित, कैश नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब उधार में बेचा है। लेकिन अगर साथ में कैश भी लिखा आ गया, इसका मतलब कैश में ही बेचा है। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 19 को सामान बेचा कैश में, अब कह दिया ना, तो पैसा आया, तो पैसा आया तो मतलब डेबिट, कैश अकाउंट बढ़ गया डेबिट 6,000 से। टू, अब सेल्स हुई है, आपको पता है पीछे हमने क्या लिखा था, जब गुड्स जाते हैं तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं, जब भी गुड्स जाएगा तो सेल्स अकाउंट लिखेगी, गुड्स अकाउंट नहीं लिखेगी। तो इसे आ गया, तो जो कुछ जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमित फॉर कैश, समझ गए? देखो अगली एंट्री बहुत ही सिंपल है, कैश सेल हुई है, एग्जैक्ट वही एंट्री होगी जो मैंने अभी करवाई है। कैश सेल हुई है, इसका मतलब पैसा आया, सिंपल सी बात है। तो अप्रैल 24 को क्या हुआ, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश में सेल हुई है, और सेल्स हुई तो गुड्स गए तो टू सेल्स अकाउंट। बहुत ही सिंपल एंट्री है, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले वाला ही सब कुछ हो गया। तो बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, समझ आ गई बात? लेकिन आपको अगली एंट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ओन अकाउंट। अब ये बात ध्यान से समझना, जब भी ओन अकाउंट वर्ड आ गया, या फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया, या सेटलमेंट वर्ड आ गया, ओन अकाउंट, फुल सेटलमेंट, ये सेटलमेंट, इसका मतलब यह है कि उसका अकाउंट पूरा बंद करना है। नरेश से पैसा मिला और ओन अकाउंट लिख दिया, इसका मतलब नरेश का पूरा अकाउंट मुझे बंद कर देना है, इसके बाद मैंने नरेश को पैसा नहीं देना। जी हाँ, ये है इसका मतलब। तो जब फुल सेटलमेंट ओन अकाउंट ऐसा वर्ड आ गया, इसका मतलब मैंने पूरा उसका अकाउंट बंद करना है। हाँ, जब तक कि आगे ऐसा कुछ लिखा ना हो कि बाकी बचा हुआ पैसा उससे मिल गया, ऐसा लिखा भी नहीं होगा।
जब भी ऑन अकाउंट आ गया इसका मतलब पैसा आगे नहीं मिलेगा। अगर हाँ लिखा हुआ है कि आगे बचा हुआ पैसा मिल गया है तो ठीक है, लेकिन मिलेगा नहीं। मतलब इसका मतलब होता है कि हम पैसा कम पे कर रहे हैं लेकिन अकाउंट मेरा पूरा बंद कर दो। जैसे नरेश से आप ध्यान से देखो, ऊपर मैंने अप्रैल 5 को नरेश को मैंने क्रेडिट में सामान बेचा था तो 9,000 रुपये लेने थे। बट हुआ क्या, नरेश ने मुझे 5,000 रुपये दे दिया। उसने कह दिया कि मेरा अकाउंट ऑन अकाउंट कर दो, मतलब मेरा अकाउंट पूरा बंद कर दो, इसके बाद मैं पैसा नहीं दूंगा। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब नरेश कह रहा है कि मेरा अकाउंट पूरा बंद कर दो। अब हमने सीखा है कि अकाउंट बंद कैसे करते हैं। तो देखो नरेश की एंट्री हमने कर दी यहाँ पर कि नरेश को डेबिट 9,000 से करा था, इसका नरेश से 9,000 रुपये लेने थे। अब वो कह रहा है नरेश मेरा कह रहा है पूरा अकाउंट मेरा बंद कर दो, अब मैं आपसे पैसा नहीं दूंगा। मैंने 5,000 रुपये दे दिए, पूरा अकाउंट बंद कर दो। लेकिन तो अकाउंट बंद करने के लिए क्या करूँगा, काटूंगा थोड़ी ऐसे, डेबिट है तो क्रेडिट कर दूंगा। तो कर दो क्रेडिट। तो टू नरेश 9,000 से करूँगा, पूरा अकाउंट बंद कर दो। वो कह रहा है जब ऑन अकाउंट पर आ गया या सेटलमेंट आ गया, फुल सेटलमेंट आ गया तो पूरा अकाउंट बंद कर दिया। लेकिन सर उसने मुझे पैसा कितना दिया? पैसा तो सर उसने 5,000 रुपये दिए सिर्फ। तो पैसा 5,000 रुपये दिए तो यहाँ पर कैश कितना आया? सर कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा? 5,000 से। लेकिन सर यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, डेबिट और क्रेडिट मैच ही नहीं हो रहा। आप तो कहते हो डेबिट और क्रेडिट मैच ही होता है हमेशा, तो ये 4,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब यही तो है ना कि आपने नरेश से 5,000 रुपये लिए और ऑन अकाउंट कह दिया, यानी कि और नरेश कह रहा है कि मैं से बाद पैसा नहीं दूंगा, इसका मतलब आपको 4,000 रुपये का नुकसान हो गया। बिल्कुल हो गया। तो नुकसान को डेबिट करते हैं, देखो डेबिट ही हो रहा है नुकसान हमेशा। नुकसान को क्या रेंट, जैसे रेंट पे करा एक्सपेंस डेबिट होते हैं, ऐसे नुकसान भी डेबिट होता है क्योंकि कैपिटल कम होगी। लेकिन 4,000 रुपये डेबिट हो गए, नाम क्या लिखो उस नुकसान का? देखो जब भी आपका ऑन अकाउंट सेटलमेंट, इसका मतलब पता क्या होता है, ये कैश डिस्काउंट दिया है। मतलब क्या होता है कि आपने जब पैसा कम लिया सामने वाले से और कह दिया कि पूरा अकाउंट आपका बंद कर रहा हो, तो इसका मतलब बाकी 4,000 रुपये का आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। आपने नरेश को डिस्काउंट दे दिया। हो सकता है इसने बहुत जल्दी पेमेंट कर दी हो, तो जब जल्दी पेमेंट आदमी कर देता है तो उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। हम कई बार कैश डिस्काउंट दे देते हैं जब जल्दी पेमेंट कर देता है सामने वाला। तो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया होगा 4,000 रुपये का, तो मेरे लिए नुकसान है। तो डिस्काउंट दे दिया तो नाम क्या आएगा? खर्चे का नाम क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट, लेकिन लिखना पड़ेगा ना, डिस्काउंट एक होता है रिसीव, एक होता है अलाउ। तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। खाली डिस्काउंट अकाउंट लिखना सही नहीं रहेगा, कोई डिस्काउंट मिल भी सकता है आपको, तो इसलिए दिया है ना तो अलाउड लिखना पड़ेगा साथ। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 4,000 रुपये। हालांकि इसको मैं अलग अलग एंट्री भी कर सकता था। मतलब कैसे कि खाली कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको अलग अलग एंट्री कैसे हो सकती थी। अलग अलग एंट्री ऐसे होते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया 5,000 रुपये का, नरेश का अकाउंट पहले बंद कर दो 5,000 से, तो नरेश को क्रेडिट करता मैं 5,000 से, पहले ये कर सकता था। उसके बाद क्या करता, उसके बाद नरेश का अकाउंट मैंने और बंद कर दिया था। नरेश का अकाउंट पूरा बंद करना है, 5,000 से पहले करा, फिर 4,000 रुपये करा, 4,000 बंद कर दिया। लेकिन इस बार मुझे 4,000 रुपये वो पैसा नहीं मिला था, वो मैंने डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऐसे डेबिट करना था। तो आप देखो ध्यान से देखो, दोनों में नरेश था क्रेडिट साइड पे, तो मैंने क्या करा, दोनों को नरेश को एक ही बारी में क्रेडिट कर दिया, 5 और 4 9,000 पे। तो इसलिए, और यहाँ पर कैश अकाउंट था इसमें डेबिट, तो मैंने यहाँ कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000 से, और यहाँ पर 5 डिस्काउंट अलाउड था तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दिया 4,000 से। तो जब आप कोई भी एंट्री को जोड़ देते हो जिसमें क्रेडिट या डेबिट साइड सेम होती है, वो जोड़ने के बाद जो एंट्री बोलती है उसे बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। ये कंपाउंड जनरल एंट्री आपने कर दी कि जब आपने कोई 2 या 2 से ज़्यादा एंट्री जोड़ दी जिसमें क्रेडिट या डेबिट साइड सेम होती थी, तो इसलिए आपने एक साथ कर दी, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। क्लियर। अब देखो अगली एंट्री तो बहुत ही सिंपल है, आप खुद मुझे बताओगे, सैलरी पे करी है। अरे सर ये तो बहुत आसान है, खर्चा है, और खर्चा आपको पता है जैसे रेंट खर्चा था तो डेबिट कर रहे थे, इसको भी क्या करेंगे, डेबिट। खर्चा कैपिटल से कम, कैपिटल कम होते थे खर्चे से, तो सैलरी पे करी तो सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज भी ले सकते हो आप 10,000 से। और फ्री में पे करिए, क्या मेरे हाथ से गया क्या, कैश, जब पे करिए तो कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो नरेशन क्या आएगी, बीइंग सैलरी पेड
अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आपको टोटल करना है। टोटल BF आपने पहले लिखा हुआ है, अब आपको लास्ट में टोटल कर लेना होता है, टोटल करना है। अब यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, अब देखो मैं टोटल करके दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली आपका टोटल लगभग इतना आएगा 218100। टोटल गलत भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको मेरे को पूरा पता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।